अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमारे कोर्स कंप्लीट हो गया था, उसके यूक्यूज़ रह गए थे, तो अब इंशाल्लाह से रेगुलरली मैं लेक्चर अपलोड करूँगी। अच्छा, अब ये है कि कोर्डिया में हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। कोर्डिया की जो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने पूछा हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कि डिस्क्राइब द ऑप्टिकल फंक्शन ऑफ कॉर्निया विद रेफरेंस टू इट्स रिफ्रैक्टिव पावर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव पावर, आपको पता है कि कॉर्निया की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो होती है 43 to 45 तक। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है 1.39 होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है ऑप्टिकल फंक्शन, तो आपको पता है कॉर्निया जो है वो कंट्रोल करती है एंट्री ऑफ लाइट को, कि वो कितनी एंटर होती है कॉर्निया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है वो उसको रिफ्रैक्ट या बेंड करती है कि वो जो है फोकस हो जाए कहाँ पे, लेंस से होते हुए पीछे रेटिना पे फोकस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी वो पूछ रहे हैं कि इन लिस्ट द रीज़न फॉर कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। तो हमने ये बात कर ली थी, मैंने आपको करवा दी थी कि ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन रहती है वो इसलिए कि वहाँ पे लेमिलर जो है उसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि लैटिस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जो है ना वो ट्रांसपेरेंट रहता है। सेकंड ये कि उसकी एवेस्कुलरिटी होती है, मेन वेसल्स जो है उसके ऊपर नहीं होते कॉर्निया की, तो तब भी वो ट्रांसपेरेंट रहता है। और थर्ड चीज़ ये कि रिलेटिव स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो रहता है उसके अंदर, इसलिए जो है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से था, तो ये मैंने करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वो पूछ रहे हैं क्लासीफाई द केराटाइटिस। तो हमने केराटाइटिस की जो क्लासिफिकेशन की थी वो आपने लिखनी है यहाँ पे। वो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी, हमने किया था कि जो इन्फ्लामेशन हो रही थी कॉर्निया के अंदर, केराटाइटिस करवा रही थी, उसकी हमने कहा था कि सुपरफिशियल होती है और डीप होती है। सुपरफिशियल के अंदर हमने मज़ीद पढ़ा था कि प्रूलेंट होता है और नॉन प्रूलेंट होते हैं। प्रूलेंट के अंदर बैक्टीरियल हो गया, इसके अलावा पोपियन, फंगल हो गया। नॉन प्रूलेंट के अंदर वायरल भी था और इसके अलावा अदर्स भी थे जिसमें मूरन सल्सर वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा एक्सप्लोयर वगैरह भी इसी के अंदर आ रहा था। और डीप की अगर हम बात करें तो डीप पे हमने पढ़ा था कि कॉर्डियल एप्सिस था, और कॉर्डियल एप्सिस में जो हमने बताया था कि वो 3 जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो करवाते होते हैं। उसके अलावा डीप के अंदर मैंने बताया था आपको टीबी से भी हो सकता है, इसके अलावा कोई सिफिलिस हो जाए तब भी हो सकता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट वो पूछते हैं कि डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ केराटाइटिस। तो ईच टाइप ऑफ केराटाइटिस आपने सिर्फ इस तरह लिखना है, आपने पहले नोट करने हैं कि इसके मार्क्स कितने हैं। अगर तो सपोज़ करें क्लासीफाई केराटाइटिस के 2 मार्क्स हैं और इसके 3 मार्क्स हैं, अगर सपोज़ करें तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल एक एक लाइन में लिखना है कि अगर बैक्टीरियल है तो हमने एंटी बैक्टीरियल देना है, हमने क्लीनलीनेस करनी है। अगर फंगल है तो एंटी फंगस दे देंगे, अगर वायरल है तो एंटी वायरस दे देंगे। ठीक है, और इसके अलावा मूरन अल्सर है तो हमने इसके अंदर बाकी जो इम्यूनिटी को डिप्रेस करने वाले होते हैं वो हमने करने होते हैं। ठीक है, आपने ट्रीटमेंट जो है उसकी लिखनी होती है। खैर ये इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आते होते अब, क्योंकि बहुत पहले इस तरह आते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है नेक्स्ट टॉपिक का आपका। वो पूछ रहे हैं कि अ 19-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद पेन एंड रेडनेस इन हिज लेफ्ट आई, देयर इज़ अ सेंट्रल हेज विच स्टेन्स विद फ्लोरिसिन। अच्छा, अब बात ये है कि इसमें वो पूछ रहे हैं कि एक 19 साल का बच्चा है, तो उसको पेन है और रेडनेस है लेफ़्ट आई में। जब हमने नोट किया, जब हमने स्टेन किया तो उसका स्टेन पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कोई ना कोई अल्सर है। अब कॉर्निया का अल्सर तो है, अगर हम सिंपल से लिख दें कॉर्नियल अल्सर तो वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि सेंट्रल हेज है और फ्लोरेसिन से पॉजिटिव आ गया तो कॉर्नियल अल्सर तो कंफर्म हो गया। साथ पेन है और रेडनेस है। पेन और रेडनेस जो है ना वो इंडिकेट करता है कि इसको बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर हुआ है। ये बात समझ आ गई आपको, क्योंकि बाकी में जो फीचर्स थे वो इस तरह के नहीं थे। ठीक है, उसमें मेन फीचर ये होगा कि हमने स्टेन किया तो हमें ब्रांचिंग टाइप मिला, हमें फिदरी टाइप मिला, उसमें कोई ना कोई और पॉइंट देंगे, हर पीस के अंदर भी देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा पूछा है कि रेडनेस है, पेन है, सेंट्रल हेज है और फ्लोरेसिन डाई कर रहा है, तो क्या होगा, डायग्नोसिस क्या होगी, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। What complications can occur if the above condition remains?
अनट्रीटेड। सो कॉम्प्लिकेशंस हमने सारी की सारी कर ली थी। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस थी कि सेंट्रल जो है वो पेस्ट डेवलप कर जाएगी, वो एक टेटिक्स हो जाता है, मीनू बाहर की तरफ निकल सकता है। इसके अलावा हमने किया था कि उसके अंदर डिस्मेटोसील बन सकता है और परफोरेशन बन सकती है। और परफोरेशन के अंदर जो मज़ीद आगे टाइप्स उसके लिखे हुए थे पॉइंट्स के प्रोलैप्स ऑफ आयरिस हो सकता है, एंटीरियर सिनकाई, एंटीरियर एडहेरेंट ल्यूकीमा, और इसके अलावा एंटीरियर स्टेफेलोमा, इसके अलावा कॉर्नियल फिस्टुला और एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट और डिसलोकेशन वगैरह जो था, या फिर इंट्राक्यूलर हेमरेज वगैरह था, वो भी हम लिख सकते हैं इसके साथ। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स हैं, वरना आप मेन पॉइंट भी लिख सकते हैं स्टार्ट वाले 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। आपने इसे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इसे कॉर्नियल अल्सर क्यों नहीं लिख सकते, हम इसे बैक्टीरियल ही क्यों लिखते हैं। तो आपने इसको अच्छे से जो है ना इसको माइंड पे बिठा लें कि किस तरह से डायग्नोस करना है, इसको किस तरह से आपने लिखना है। नेक्स्ट है 30-year-old man presents with metallic foreign body in his cornea during work. The foreign body is removed with a needle and no medication is prescribed by mistake. The patient presented with reduced liquidity and whitening around the foreign body bed. अब हाँ जी, तो अब आपने क्या डायग्नोस किया है, आपके माइंड में क्या आ रहा है? आपके माइंड में ये आ रहा है कि फोरेन बॉडी गई है, जाने के बाद क्या होगा? देखें, ये है कॉर्निया, ठीक है। अब ये कॉर्निया है, कोई फोरेन बॉडी सपोज करे आ गई है, हाँ मेटल आया, मेटल जो है वो स्टक, ये हम कॉर्निया को थोड़ा सा थिक बना देते हैं। ये इसकी सपोज करें कि ये इसकी लेयर्स हैं डिफरेंट। अब फोरेन बॉडी आई है, कोई फोरेन बॉडी आके यहाँ पे वो स्टक हो गई है, ठीक है। स्टक इस तरह से मेटल हुआ है कि उसने जो कुछ जो लेयर थी उसको ख़राब कर दिया, डिफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने उसे निकाल दिया, सो यहाँ पे उसने इसे रिमूव कर दिया। अब रिमूव तो इसको कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे डिफेक्ट आ गया है, इसका मतलब ये है कि अब बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरिया वो आराम से इसको इन्वेड कर सकते हैं, इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह भी आ गए। जब बैक्टीरिया वगैरह आ गए तो इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह भी आ गए। इन्फ्लामेटरी वगैरह सेल्स भी आ गए तो हमने बताया था वो कि प्रोग्रेसिव स्टेज थी, फिर रिग्रेसिव स्टेज थी, ठीक है, और हीलिंग स्टेज थी। अब प्रोग्रेसिव स्टेज चलेगी तो वहाँ पे जैसे पर इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह आएंगे और वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी उसकी वजह से जो एपिथेलियम है वो शेड होगी। शेड होने के बाद रिग्रेसिव स्टेज होगी और रिग्रेसिव स्टेज के बाद वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट होती है, हम हीलिंग को इसे शो करते हैं। तो यहाँ पे फाइब्रोसिस वगैरह होगी, हीलिंग हो गई है, और होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ है? रिड्यूस्ड वी लिक्विडिटी हो गई है एंड वाइटनिंग अराउंड द फोरेन बॉडी, ठीक है। फोरेन बॉडी जहाँ हमने रिमूव की थी उसके बेड पे वहाँ पे क्या हो गया है? वहाँ पे जो है वाइटनिंग हो गई है, मीन हीलिंग हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेस्ट डेवलप हो जाएगी, सही है। तो डायग्नोसिस क्या बनेगी? अब आपको समझ आइए, इसकी जो है अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, ठीक है। आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, जो हील नहीं, नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर लिखा हुआ है, लेकिन इसका बेस्ट आंसर यही है कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है और उसके बाद उसने पेस्ट डेवलप कर दी है, क्योंकि हमने कॉर्निया के अंदर पढ़ा था बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के अंदर कि अगर कोई फोरेन बॉडी चली गई है उसको रिमूव करते हैं तो लाजमी वहाँ पे जो है प्रेस्क्राइब करते होते हैं एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स, लेकिन वो ना करें, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि वहाँ पे पेस्ट ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अच्छा, हाउ विल यू परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन? तो इन्वेस्टिगेशन पता है आपको, स्लिट लैंप से कर लेंगे। इसके अलावा हमने वहाँ पर स्टेनिंग कर लेनी है। इसके अलावा हम कल्चर कर सकते हैं बैक्टीरियल कल्चर के लिए, ठीक है। तो ये आपने सब कर लेना है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट क्या आएगी? ट्रीटमेंट ये आएगी, हमने उसे क्लीन करना है ताकि वहाँ के इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह जो है, जो एपिथेलियम वगैरह शेड हो रही है उसको रिमूव कर दें, और इसके अलावा हमने एंटीबैक्टीरियल दे देनी है इसके अंदर। व्हाट इज़ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन? तो आपके जहन में क्या आएगा? मोस्ट सीरियस क्या होगा? अब अगर आप कहते हैं कि वो पेस्ट ही है, तो पेस्ट तो वो ऑलरेडी डेवलप हो गई है, तो उसमें सीरियस क्या इशू है, ठीक है, वो डेवलप हो गई, उसको हम ठीक कर लेंगे। मोस्ट सीरियस जो होता है वो ये होता है कि परफोरेशन हो जाए। जैसे ही परफोरेशन होगी एक्वस ह्यूमर बाहर आ जाएगा, बाकी चीज़ें भी जो आरएस वगैरह है वो प्रोलैप्स कर जाएगा। सो जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो होती है वो परफोरेशन होती है कॉर्निया की हमेशा, ठीक है। तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जो है ना उसको मतलब समझ नहीं आती बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द इटियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ कॉर्नियल एब्सिस? तो कॉर्नियल एब्सिस हमने पढ़े थे कि कौन कौन से कॉज होते हैं, CNN हमने किए थे। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, नेज़ेरिया गोनोरिया और नेज़ेरिया मेनिनजाइटिस, ये 3 जो है करवाते होते हैं। व्हाट लेबोरेटरी टेस्ट आर नेसेसरी? तो लेबोरेटरी टेस्ट कौन से करवाएंगे? हम कल्चर करवा लेंगे वहाँ का, ठीक है।
और हमने बायोप्सी ले लेंगे वहाँ से। और इसके अलावा अगर हमने करवाना भी है तो हम CBC भी करवा सकते हैं कि हम देख लेंगे ESR रेज है या नहीं है। उसके बाद आपके हैं क्वेश्चन नंबर 4 A 6-year-old boy present with pain, redness, purulent discharge and a whitish lesion on the cornea with a history of corneal trauma। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे तो उसने हर चीज़ दे दी है। बाकी में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हमें डायग्नोस करते हुए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा कि कॉर्निया का ट्रॉमा हुआ है पहले, ठीक है। ट्रॉमा होने के बाद वहाँ पे वाइटिश लेन बन गया है, लेकिन क्या है, पेन है, रेडनेस है, पुरलेंट डिस्चार्ज। इसका मतलब ये कि ये एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके अंदर। सो डायग्नोसिस क्या बनेगी, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। ठीक हो गया। हाउ वुड यू ट्रीट द पेशेंट, तो ट्रीटमेंट वही है कि हमने क्लीन करना है, हमने उसके अंदर जो है क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स देनी है, उसके अपने 3-4 नाम लिख देने हैं जो कि मैंने आपको लिखवाए थे। और इसके अलावा हमने क्या करना है कि वहाँ पे एट्रोपिन दे देना है 1% एट्रोपिन सल्फेट, ताकि वहाँ पे रेस्ट मिल जाए उसको। और इसके अलावा हमने क्या करना है कि एनाल्जेसिक्स दे देने हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी भी दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमने नहीं देने होते, ना ही हमने बैंड लगाना है। अगर कॉर्नियल जो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है अगर वो एक्टिव है तो बैंडेज का तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। तो आपको पता है कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है परफोरेशन की। तो आइलेस की प्रोलैप्स हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर सिनकाई फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब इंटीरियरली वो चिपक जाए। अडेरेंट ल्यूकीमा हो सकता है, मिन ल्यूकीमा तो हुआ है, ओपेसिटी डेवलप हुई है, साथ वो ना आर से जो है ना अडेयर भी कर जाए। इसके अलावा एंटीरियर स्टेफालोमा मतलब इंटीरियरली जो है वो बल्ज कर जाए। उसके अलावा कॉर्नियल फिस्टुला मतलब सुराख हो सकता है। एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट बन सकता है। डिसलोकेशन हो सकती है लेंस की। इंट्रा ऑक्यूलर हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा पुरुलेंट आइरोसक्लाइटिस एंड पेनोफ्थल्माइटिस वगैरह भी हो सकता है, जो कि हमने कर लिए थे। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर। सो सेम ये वही है जो कि हमने बैक्टीरिया के लिए किया था कि हमने बैक्टीरिया कंट्रोल करनी है और हमने क्लीनलीनेस करनी है, ठीक है। वो सब कुछ हमने इसके अंदर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक का क्या है। A young man sustained injury to the right cornea with fingernail followed by intense pain, irritation and wear deterioration in the eye। अब एक यंग मैन आया है, उसको एक इंजरी हुई है आँख में, और इंजरी किससे हुई है, उसकी फिंगर नेल से हुई है। उसके बाद क्या हुआ है कि उसे इंटेंस पेन हुआ है, इरिटेशन हो रही है और वियर भी जो है ना इम्पेयरमेंट भी उसकी हो गई है। पेशेंट डिड सम सेल्फ मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग एंड रिप्रेजेंटेड विद सवियर पेन, इंटेंस रेडनेस एंड सिग्निफिकेंट वियर डिटोरेशन, ठीक है। अब वो दोबारा उन्होंने वही रिपीट कर दिया, बस ये याद रखना है कि इसमें उसने खुद से कोई मेडिकेशन की है, एंटीबैक्टीरियल वगैरह यूज़ नहीं किए। एग्जामिनेशन रिवील्ड सर्कम कॉर्नियल कंजेशन, माइल्ड कॉर्नियल एडिमा एंड हैपोपियन अलॉन्ग विद प्यूपल इन द आई। अब यहाँ तक जो है ना आपको समझ नहीं आ रही कि क्या है, लेकिन ये है क्या चीज़, ये बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर ही है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे हैपोपियन डेवलप कर गया है, सही है। तो हमने ये जिक्र किया था कि हैपोपियन जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। और हैपोपियन की जो कॉजेज़ हैं वो सारे बैक्टीरियल कॉजेज़ ही होते हैं, ऐसे ही पढ़ा था जी। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द हैपोपियन। तो हैपोपियन क्या होता है, तो हमने बताना है कि ये स्टीराइल पस है जो कि एंटीरियर चैम्बर में एक्युमुलेट हो जाती है। क्यों, जब कॉर्नियल अल्सर होता है उसकी वजह से आयरोडोसेक्लाइटिस हो जाता है। आयरोडोसेक्लाइटिस क्या था, इन्फ्लेमेशन ऑफ आयरस, ठीक है, और सिलरी बॉडी दोनों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किस वजह से, टॉक्सिन जो है वो अंदर मूव कर जाता है और वो जाके वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स की वगैरह भी वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे पास एक्युमुलेट हो जाती है, इसे हम कहते हैं हैपोपियन। बी में पूछते हैं कि नेम द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हैपोपियन। तो ये हमने किए थे, पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स थे सारे, क्योंकि ये पस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सारे पायोजेनिक होंगे। कौन कौन से, नीमोकोकस, स्यूडोमोनास, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, गोनोकोकस, ठीक है, फंगस वगैरह ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। आपकी जोगी के अंदर लिखे हुए आपने वहाँ से याद कर लेंगे। सी में वो पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हैपोपियन इन इंटैक्ट कॉर्नियल एपिथेलियम विदाउट परफोरेशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या ऐसा होता है जिससे हैपोपियन डेवलप कर जाता है जबकि जो एपिथेलियम में वो रप्चर नहीं होती। तो ये मैंने बताया था आपको, ये वही सेम बात है कि कॉर्नियल अल्सर होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे, वो टॉक्सिन एंडोथेलियम के थ्रू होता है वो अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा। अंदर डिफ्यूज़ करेगा तो आयरोडोसेक्लाइटिस वगैरह हो सकता है। आयरोडोसेक्लाइटिस होगा तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स वगैरह आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी। इसके साथ साथ फिब्रिल नेटवर्क वगैरह भी बन जाएगा और वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसकी जो पोजीशन है वो ग्रेविटी पे है ना डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया इसके अंदर। और ये कुछ ऐसे बात जो है ना ये बिल्कुल स्टीराइल होता है क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन आता होता है, सही है। तो आपने हैपोपियन कर लेना है, हैपोपियन का सिनेरियो भी आ सकता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि अ 30-year-old फार्मर प्रेजेंट विद रेडनेस इन द राइट आई आफ्टर फॉरेन बॉडी वेंट इन हिज आई 1 week ago।
अब सबसे पहले अपने नोट करना है कि इसमें एक तो फार्मर की हिस्ट्री आ गई है, ठीक है। अच्छा, फार्मर की हिस्ट्री है तो फोन बॉडी कौन सी होगी, वही कोई ना कोई मतलब लकड़ी वगैरह इस टाइप की कोई होगी। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज इंटेंस रेडनेस around the cornea with 4 millimeter yellowish lesion in the center of the cornea. There is also loss of epithelium in that area. Loss of epithelium in that area का मतलब ये है कि कॉर्नियल अल्सर है। अब कॉर्नियल अल्सर किस टाइप का है, अगर फार्मर की हिस्ट्री है और साथ उसने कह दिया है कि येलोइश लियन है। येलोइश लियन जो वो टिपिकल फीचर है फंगल कॉर्नियल अल्सर का। सो फार्मर से भी हो गया और येलोइश लियन भी हो गया, तो ये हमारा कौन सा डायग्नोसिस बनेगी इसकी, फंगल कॉर्नियल अल्सर या फिर माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर भी कह सकते हैं इसको। वो कह रहे हैं कि व्हाट अदर क्लिनिकल फीचर्स विल बी प्रेजेंट विद प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। तो इसके अलावा हमने बहुत सारे पढ़े थे, कौन कौन से। एक तो हमने कहा था कि ये तो येलो वाइट कलर का एक इंडिस्टिंक्ट सा जो है ना वो एक मतलब हमें नज़र आएगा, ये तो उन्होंने खुद कह दिया। इसके अलावा स्टिलेट लिगेंड्स होगा, ये हमने बात की थी। ड्राई इन अपीयरेंस होगा, ये हमने बात की थी। थर्ड क्या की थी बात, फिदरी फिंगर लाइक हाई फिट एजेस हमें नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसके अल्सर के मार्जिन होते हैं वो थोड़े से रेस्ड होते हैं, ठीक है, वो भी आपने कर लेने हैं। इसके अलावा इसके अंदर हेपोपियन भी होता है, क्योंकि हमने कहा था कि हेपोपियन की जो पहली का टाइप थी वो थी अल्कस सर्पिंस थी और सेकंड जो थी वो फंगल कॉर्नियल अल्सर ही थी, ठीक है। तो इसमें हेपोपियन डेवलप कर जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें स्लिट लैम्प से तो इम्यून रिंग नज़र आएगा। सो नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं बी के अंदर, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस केस। तो हमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, हमने स्लिट लैब से एग्जामिनेशन कर लेनी है, हमने वहाँ की जो है ना स्टेनिंग कर लेनी है। इसके अलावा हम बायोप्सी कर सकते हैं, इसके अलावा हम कल्चर भी कर सकते हैं सेबुराट मीडियम के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द लोकल ट्रीटमेंट। तो हमने लोकल ट्रीटमेंट ही इसके अंदर लिखनी है कि हमने एंटी फंगस देने हैं जो कि टॉपिकल देंगे, डेटामाइसिन, मैकोनाजोल, निस्टेटन, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी। और इसके अलावा हम जो है ना एट्रोपिन दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपने लोकल ट्रीटमेंट कर लिया इसकी। और लोकली हम सर्जरी भी कर सकते हैं, मेडिकल तो हो गई। सर्जरी हमने की थी कि सुपरफिशियल केराटेक्टमी कर सकते हैं, डिब्राइमेंट कर सकते हैं, कॉटराइजेशन कर सकते हैं, कंजक्टिवल फ्लैप लगा सकते हैं और एट द एंड केराटोप्लास्टी कर सकते हैं, ये हम कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक का 1, अ 40-year-old फीमेल। आपने गौर से अब इसको बहुत ही अच्छे से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आ रहा है और 2021 में भी इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आया था। अ 40-year-old फीमेल हैविंग रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, एक पेशेंट है उसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। ऑन इम्यून मॉड्यूलेटर प्रेजेंटेड विद रिडक्शन इन वीएन, इरिटेशन, रेडनेस एंड फोटोफोबिया इन हर राइट आई। अब क्या हुआ है कि सिर्फ 40 ईयर्स की फ़ीमेल है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है और किस पे है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले जो है ना वो ले रहे होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, उनसे जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। सो इसमें कोई भी फार्मर की और कोई भी ऐसी जो फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, रिडक्शन इन वीएन, इरिटेशन, रेडनेस एंड फोटोफोबिया इन हर राइट आई। एग्जामिनेशन शोज डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर स्टेन्ड विद फ्लोरेसेंट। देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया है, एक तो फ्लोरेसेंट की बात आ गई है, सेकंड जो सबसे मेन टिपिकल पॉइंट इसका दिया हुआ उन्होंने कि डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर। अभी डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर किसके अंदर था, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, हर्पीज़ के अंदर। सो आपने इसका डायग्नोसिस क्या लिखना है, हर्पेटिक कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, हर्पेटिक कॉर्नियल अल्सर। सो इसका हमने ऑर्गेनिजम्स कौन सा लिखना है, तो ऑर्गेनिज्म इसका होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1। अच्छा, बी में पूछा कि नेम ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दिस केस विद रीजंस। अब आपने इसमें जो ट्रीटमेंट मैंने बताई थी आपको, आपने सेम वही लिखनी है। रीज़न क्या हो सकती है, अब रीज़न आप खुद भी दे सकते हैं कि हमने एंटीवायरल की जो है सिस्टेमिक भी दी है और टॉपिकल भी दी है ताकि हम जो है हर्पीज़ को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उसके हम आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं टॉपिकल और ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि डिब्राइटमेंट करनी है, तो डिब्राइटमेंट में क्या चीज़ होती है कि हमने उसको डिब्राइट इसलिए कर रही होती हैं ताकि जो हम ड्रग वगैरह दें वो पेनिट्रेट कर जाए। इसके अलावा हमने क्या दिया था, एट्रोपिन दिया था। तो एट्रोपिन किस लिए दिया था, हमने लिखना है कि ताकि जो है अंदर इन्फ्लामेशन मज़ीद ना हो, और इसके अलावा रेस्ट देने के लिए आई को, इसके अलावा आराइटिस को कंट्रोल करने के लिए हमने एट्रोपिन दिया था, ठीक है। और इसके अलावा हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दिए थे, अगर देने भी हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ डिजी फॉर्म जो फॉर्म है उसमें हम देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने अगर हम सर्जरी की बात करें तो हमने केराटोप्लास्टी कर ली थी, वो हमने तब की थी जब जो है ओपेसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाए, सही। तो आपने जो जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन लिखनी है, पॉइंट लिखने हैं, आपने साथ उसकी रीज़न बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट। तो मैकेनिज्म यही आपने लिखना है
कि सबसे पहले तो हर्पीस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेट तब भी होता है ना जब कोई ना कोई इम्यूनिटी डिप्रेस हो। सो ऊपर इम्यूनिटी डिप्रेस हुई है, उसने अटैक कर दिया है। किसको अटैक तो नहीं किया, रिएक्टिवेशन हुई है। रिएक्टिवेशन से जो है ना वो ट्राइजेमिनल के थ्रू कॉर्निया में आ गई, क्योंकि कॉर्निया को सप्लाई कर रही होती है, ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी सप्लाई आ रही होती है। सो वहाँ नर्व्स में आके उसने वहाँ पे पेंक्टेट कॉर्नियल एपिथेलियल लीजेंस प्रोड्यूस कर दिए हैं। उन लीजेंस से क्या हुआ, जब वो लीजेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो कोलैप्स कर जाएंगे, कोलैप्स करके वो डेंड्रिटिक अल्सर बना देंगे। डेंड्रिटिक अल्सर बनाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो एपिथेलियम है वो शेड होने लग जाएगी। वो एपिथेलियम शेड होगी तो वहाँ पे डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 कि a 35-year-old laborer who recently had typhoid fever of 2 weeks starts complaining of pain, vomiting, redness, photophobia from the right eye। ठीक है, अब हुआ ये है कि ओल्ड लेबरर है और उससे कोई भी ट्रॉमा नहीं हुआ। ठीक है, ट्रॉमा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड फीवर हुआ है। टाइफाइड फीवर मतलब ये है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत डिप्रेस हो गई है। इम्यूनिटी डिप्रेस हुई तो किसने अटैक करना है, हर्पीस ने। अच्छा जी, अब वो कहता है कि वॉटिंग भी हो रही है, रेडनेस भी हो रही है, फोटोफोबिया भी हो रहा है। अच्छा, हर्पीस भी कर सकता है और हर्पीस जूस्टर भी कर सकता है, लेकिन आगे हमें बताएंगे वो कि दोनों में कौन सा है। आगे वो कह रहे हैं कि हिज विजन ऑफ राइट आई इज़ 6/18 एंड फ्लोरेसिन हमें स्टेनिंग की तो उसमें क्या मिला हमें, ब्रांचिंग टाइप ऑफ एरिया ऑन द कॉर्निया। सो आपको पता है कि ब्रांचिंग जो पैटर्न होता है, जो कि हम जिसे किसे कहा था हमने, डेंड्रेटिक अल्सर को कहा था। सो अगर ब्रांचिंग पैटर्न है तो आपने डायरेक्ट लिखना है डेंड्रेटिक कॉर्नियल अल्सर। ये नहीं लिखना कि आप लिख दें हर्पेटिक कॉर्नियल अल्सर, बेशक आप वो लिख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई ये करना है कि डेंड्रेटिक कॉर्नियल अल्सर है कास्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इट्स अ बेस्ट डायग्नोसिस। ठीक है, तो डायग्नोसिस ये हो गई है। आल्सो गिव्स इट्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डी क्या होती है, डी का मतलब आपको पता होगा, आप 4th में आ गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी और कौन सी पॉसिबिलिटी हैं जो कि हम उसके साथ मिक्स कर सकते हैं हर्पीस को। ठीक है, अब हर्पीस को हम मिक्स कर सकते हैं हर्पीस जूस्टर के साथ। इसके अलावा अंकंत अमेबा हो सकता है जिसके साथ हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई ड्रग की वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, और इसके अलावा हीलिंग कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है। ये आपने डीडीज़ के अंदर जो है वो मेंशन कर देने हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ दिस अल्सर। तो टाइप्स आपने की हुई हैं, कौन कौन सी थी, पंक्टेट कॉर्नियल अल्सर, डेंड्रेटिक अल्सर, जियोग्राफिकल अल्सर और डिजी फॉर्म। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अ 40-year क्वेश्चन नंबर 3, a 40-year-old female is using steroid or rheumatoid arthritis and she presents with pain, photophobia and redness of right eye। सो एक पेशेंट आई जो कि स्टीरॉयड यूज़ कर रही है, किस के लिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए। सो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि इम्यूनिटी डिप्रेस हुई है। सो अगर आपका ये वो कह दें, सिर्फ ये 2 बातें कह दें कि एक पेशेंट है जो कि स्टीरॉयड पे है, सेकंड वो कह दें कॉर्निया पे कोई अल्सर प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, तो आपका ये जो हर्पीस सिम्प्लेक्स ही होता है मोस्टली। ठीक है, हर्पीस जूस्टर के अंदर वो लास्ट में लीजेंस होते हैं, वो बताऊँगी आपको, वो लास्ट में उसका जिक्र करता है। अब यहाँ पर क्या है, स्टीरॉयड है। ठीक है, और उसके बाद उसको कॉर्निया के अंदर ब्रांचिंग पैटर्न आ गया, तो ये बात कंफर्म हो गई है, ये कौन सा हर्पीस सिम्प्लेक्स वाला है, हर्पेटिक। सो डायग्नोसिस क्या बनेगी इसकी। सो इसमें आपने लिखना है डेंड्रेटिक अल्सर कास्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, क्योंकि ब्रांचिंग टाइप आ गई तो ब्रांचिंग पैटर्न किसको हम कहते हैं, डेंड्रेटिक के अंदर ही कहते हैं, तो डेंड्रेटिक कॉर्नियल अल्सर। बी में है विच स्टेन वुड बी यूज टू हेल्प द डायग्नोसिस। तो हमें स्टेन कौन सा यूज़ करना है इसके अंदर, आप इसके अंदर जो है ना वो फ्लोरेसिन भी यूज़ करते हैं, रोज़ बंगाल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। सो आपसे वो पूछ रही हैं कि विच अदर कॉर्नियल साइंस विल बी प्रेजेंट। तो आपने साइन लिख देनी है जो कि आपकी जोगी में भी लिखी हुई हैं, जो कि मैंने करवाई भी थी आपको, कि स्किन के ऊपर लीन्स हमें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अलावा फोलिकुलर कैटोकंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मीन कंजक्टिवा है जो है उसकी रेडनेस हो सकती है, वहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि अगर ये वायरल है तो वायरल की वजह से प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स की जो है ना लिम्फ एडेनाइटिस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे उन्होंने कहा कि ब्रांचिंग, तो आप ये लिख सकते हो कि वहाँ पंक्टेट केराटिटिस हो सकता है,
ठीक है। हमें जो है कन्फ्लुएंट अल्सर मिल सकता है, हमें डिज़ी फॉर्म भी मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको वीएन में रिडक्शन हो सकती है, उसको फॉरेन बॉडी की सेंसेशन फील हो सकती है, और एक स्टेन करेंगे तो हमें अल्सर जो है ना वो ब्रांचिंग या डेंड्रिटिक टाइप मिल सकता है। और इसके अलावा आपने ये ऐड करना है कि कॉर्निया की सेंसिटिविटी भी जो है ना वो कम हो जाती है इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे है कि व्हाट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आपने सारी की सारी कौन सी लिखनी है, एंटी वायरल वाली जो मैंने लिखवाई थी इसकी वही लिखनी है। अ यंग बॉय हु हैज़ रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम द कंप्लेंट्स ऑफ पेनफुल लेफ्ट रेड आई, ही हैज़ ब्रांचिंग टाइप ऑफ लियन ऑन द कॉर्निया विद फ्लोरेसेंट स्टेनिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी ख़ास नहीं दिया हुआ सिवाय एक चीज़ के, और वो क्या चीज़ है कि ब्रांचिंग टाइप लियन है कॉर्निया पे, किस तरह मिली हमें, फ्लोरेसेंट स्टेनिंग करने से। ये सिर्फ एक लाइन भी आ जाए ना तो आपका कंफर्म है कि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स है। आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से जो है ना अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। ब्रांचिंग टाइप पैटर्न को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत डायग्नोस्टिक पॉइंट है इसका। और इस डायग्नोसिस हमने कर लिया है, कौन सा है इसका, डेंड्रिटिक कॉर्नियल अल्सर कास्ट बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। व्हाट इज़ एटियोलॉजी, तो एटियोलॉजी बतानी है आपने इसकी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 होती है। अच्छा, हाउ विल यू ट्रीट दिस कंडीशन, तो ट्रीटमेंट हमने बता देनी है इसके अंदर। सो ये आपका हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, आपका एक क्वेश्चन है तो वो कौन सा है। An elderly lady has developed macular, papular, pustular eruption on the forehead, upper eyelid and tip of the nose for the last 2 weeks in the right side of the face। अब एक पेशेंट है, उसको जो है ना फोरहेड पे और नोज़ पे जो है ना वेसिकल्स बन गए हैं। शी हैज़ ऑल्सो डिवेलप्ड severe lid swelling, conjunctival redness and photophobia of the right eye। Her vision in the affected eye is 6/24 with no improvement with पिन होल। अच्छा, पिन होल की इम्प्रूवमेंट से कोई चीज़ अगर ठीक हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो रिफ्रैक्टिव एरर था, इसलिए पिन होल से ठीक हो गया। उसका मैकेनिज़्म क्या है वो मैं बताऊंगी आपको रिफ्रैक्टिव एरर में, कि पिन होल ये होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि अगर जैसे हमारी आजकल जो बच्चे हैं उनमें मोस्टली जो है रिफ्रैक्टिव एरर होता है। अगर आप उसको एक छोटा सा होल करके ब्लैक पेपर के ऊपर उसकी उस होल से अगर आप देखेंगे वही चीज़ जो कि आपको वैसे नज़र नहीं आ रही थी, सपोज़ वो सेंटेंस अगर आप नहीं पढ़ सकते नॉर्मली, लेकिन अगर पिन होल से देखेंगे तो आपको वो पढ़ा जाएगा, वो वर्ड या वो चीज़ जो है वो पढ़ी जाएगी। उसे कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो गई है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो आपने ये बात याद रखनी है, इस पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, बाकी जो जहाँ के मसले हो सकते हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम है कि इसमें कॉर्निया पे पैपेसिटी डेवलप हो गई है, तो वो पिन होल से जो है वो ठीक नहीं होगी। और आपको पता लग गया होगा अब तक कि ये क्या चीज़ होती है। जब हमने कहा था, हमने हर्पीस ज़ूस्टर पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि वहाँ के सिम्टम्स में कि अगर टिप ऑफ द नोज़ पे अगर वेसिकल्स बनते हैं तो हम उसे कहते हैं हुचिन्सन्स रूल। और ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो है ये किसका है, हर्पीस ज़ूस्टर का, ठीक है। तो आपने डायग्नोसिस में क्या करना है, हर्पीस ज़ूस्टर कॉर्नियल अल्सर। आई होप कि आपको कंफर्म हो गया हो ये बात। हर्पीस सिम्प्लेक्स के अंदर वेसिकल्स ऑन द नोज़ जिक्र नहीं करते, ये सिर्फ यहीं पे होती है, यहीं पे इसकी लिड स्वेलिंग भी करती है, कंजक्टिवा की रेडनेस भी होती है, फोटोफोबिया भी होती है, और विजन तो इफेक्टेड होगी ही होगी। आपको मैंने अच्छे से पिक्चर भी दिखाई दी कि फोरहेड पे भी थे और टिप ऑफ द नोज़ पे भी थे इसके वेसिकल्स, ठीक है। राइट द ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिजीज़। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन किस तरह से होती है, तो आपने सब कुछ लिखना है कि कॉर्निया के ऊपर जो है ना सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस बनते हैं, इसके बाद कोर सब एपिथेलियल पंक्टेट केराटाइटिस बनते हैं, न्यूमुलर केराटाइटिस बन सकते हैं, इसके अलावा डिजी फॉर्म बन सकते हैं, ठीक है। ये इसका हो गया, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन हो गई है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो आइडोसेक्लाइटिस भी इसके अंदर हो सकता है, स्क्लेराइटिस भी इसके अंदर हो सकता है। ये सब हमने बातें की थी जब हमने हर्पीस ज़ोस्टर पढ़ा था। व्हाट इज़ द सिस्टेमिक इनोकुलर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। तो हमने ट्रीटमेंट किस तरह करना था, हमने एंटीवायरस दिए थे, हमने एनाल्जेसिक्स दिए थे, हमने एट्रोपिन दिया था, हमने एंटीबायोटिक दिए थे, हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए थे, हमने एंटी डिप्रेशन भी दिए थे क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। आर्टिफिशियल टीयर्स भी दिए थे और लेटर ट्रांसोग्राफी भी की थी और फुल थिकनेस कैटाप्लास्टी भी की थी। तो इससे हम जो है इसको ट्रीट कर लेते होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक का आपका एक क्वेश्चन है और वो ये है कि 30 ईयर ओल्ड मेल डायबिटिक प्रेजेंस विद सडन ऑनसेट डेविएशन
ऑफ द फेस टू द राइट साइड। अब आपने ये बात नोट करनी है, डायबिटिक है और उसका जो मुंह है वो एक तरफ मूव कर गया है, तो आपको क्या सडन क्या क्या आपको फील हुआ है? आपको यही महसूस हुआ ना कि उसकी जो है ना कोई नर्व सप्लाई ख़राब हो गई है, नर्व सप्लाई ख़राब होने की वजह से उसका जो मुंह है वो डेविएट कर गया है, सेवंथ नर्व पाल्सी हो गई है एंड इनएबिलिटी टू क्लोज द लिड ऑन द लेफ्ट साइड। तो आपको पता है कि जब भी सेवंथ नर्व क्रेनियल नर्व की पाल्सी होती है तो उस साइड पे जो है ना वो क्लोज भी नहीं होती लिड। ही लेटर प्रेजेंट्स विद द पेनफुल रेड आई एंड वाइटनिंग ऑफ द इंफीरियर कॉर्निया। सो पहले क्या हुआ है कि उसको सेवंथ नर्व गई, सेवंथ नर्व जाने की वजह से उसकी लिड क्लोज नहीं हुई तो वो ओपन की ओपन ही रह गई। सो आई जो है वो एक्सपोज हो गई है। एक्सपोज होने की वजह से जो है वहाँ पे कॉर्नियल अल्सर हो गया है। कॉर्नियल अल्सर होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो गई, तो हम इसे कहेंगे एक्सपोयर केराटाइटिस। अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल फीचर्स की कौन कौन से होते हैं, तो आपने बता देनी है कि इस पेशेंट को क्योंकि एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने की वजह से जोगी के अलावा अगर हम बातें करें थोड़ी बहुत जो कि हमने पढ़ी थी प्रोटोसिस के अंदर भी, कि पेन हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, विजन की इम्पेयरमेंट हो सकती है, इसके अलावा लैक्रिमेशन भी हो सकता है उसको, और इसके अलावा कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन हो सकती है, और वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और पस भी बन सकती है। ठीक है, ये अपनी बात इसमें ऐड करनी है। और कॉर्निया की जो है वो एरियन हो जाएगी, एरियन होने की वजह से वहाँ पे डेसिकेशन हो जाएगी, डेसिकेशन होने की वजह से जो है वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा डिफेक्टिव क्लियर होने की वजह से जो है ना वो स्लीप डिस्टर्ब भी हो सकती है। ये अपना क्लिनिकल फीचर जो है वो मेंशन कर देनी है इसके अंदर। आगे लिखा हुआ उन्होंने कि हाउ विल मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हमें क्या करना है कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, हम उसे क्लीन करेंगे, हीट देंगे। इसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें हमने बैंडेज भी लगा सकते हैं, इसको आर्टिफिशियल टीयर्स भी दे सकते हैं, हम इसको टार्सोरेफी कर सकते हैं सर्जरी के तौर पर। और इसके अलावा ना आपने अच्छी प्रॉपर डाइट रखनी है, और इसमें ना स्टीरॉइड्स वगैरह भी देते होते हैं, उससे भी जो है ना काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है नर्व की अगर पाल्सी वगैरह हो जाए तो। हाँ जी, अब हमारा जी ये लास्ट टॉपिक रह गया है, उसके क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक से आएँ या फिर हर्पीस से आएँ, ठीक है, हेपेटिक से। सो आई थिंक आप लोग काफ़ी थक भी गए होंगे, काफ़ी लंबे इसके हैं क्वेश्चंस UQs। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम, सिर्फ 5 सेकंड्स की। चलें जी, हमारी ब्रेक हो गई है। हम अब करते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने अब अच्छे से तैयार हो जाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। A 26-year-old patient wearing glasses comes to your OPD and complains of decreased vision in both eyes. उसकी frequent changes of glasses हो रही हैं, बार बार वो glasses change कर रहा है। He also has a history of allergic conjunctivitis during his teenage. अब यहाँ तक जो है ना आपको ये अंदाज़ा हुआ है कि अगर frequent change of glasses हों और यंग पेशेंट हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या होते हैं कि इसको केराटोकोनस हो। केराटोकोनस में क्या होती है, बार बार ग्लासेस चेंज होती हैं, बार बार वो पेशेंट आता है कि मुझे अब सही नज़र नहीं आ रहा, मेरी अब नज़र कमज़ोर हो गई है। ठीक है, बार बार जो है ना डॉक्टर वो चेंज करता है, लेकिन एट द एंड डायग्नोस होता है कि उसको केराटोकोनस है। ही ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ड्यूरिंग दिस टीनेज। और रेटिनोस्कोपी जब हमने की, अब ये कंफर्म हो गया, अपने से ये लाइन देख ना और कंफर्म करवा दिया, हमें श्योर करवा दिया है कि रेटिनोस्कोपी की हमें तो सीजर रिफ्लेक्स मिला। सो हमने ये देखा भी था, मैंने आपको करवाया भी था कि सीजर रिफ्लेक्स किस तरह मूव करता है। कि अगर सपोज करें कॉर्निया है, उसमें हम लाइट डालते हैं रेटिनोस्कोपी से, तो जो मूव करती है दो जो मूव करती हैं वो इस तरह अपोजिट मूव करती हैं। पहले इस तरह होती हैं और फिर वो जो ना करीब आती हैं, इस तरह करीब आती हैं, इस तरह से, हाँ जी, फिर दूर हो जाती हैं इस तरह से, ठीक है, फिर करीब हो जाती हैं। तो इस तरह लग रहा होता है जैसे सीजर मूव करता है, सेम इसी तरह से मूव कर रहा होता है। तो डायग्नोसिस क्या बनेगा, केराटोकोनस। देखा, बहुत ही आसान। इनमरेट 4 साइंस ऑफ दिस डिजीज, तो 4 साइंस आप फटाफट लिख लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि इसके साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स मिला था, ये भी एक साइन है जो कि ऑफ्थेल्मोस्कोपी मिला था। इसके अलावा हमें मनसन साइन मिला था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर। इसके अलावा अगर हमने किया तो हमें वोक्स लाइन मिली थी स्लेट लैम्प के अंदर, और इसके अलावा हमें फ्लैशर रिंग मिला था। ठीक है, तो ये आपके साइंस हैं। नेक्स्ट ये हैं कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो ट्रीटमेंट आपने बताई थी मैंने आपको, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, इसके अलावा स्टोमा रिंग डाल सकते हैं, केटोप्लास्टी कर सकते हैं, वो सब बातें जो मैंने बताई थी वो आपने लिख देनी है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, A 20-year-old male present with decreased vision in both eyes। हाँ जी, ये बात भी याद रखनी है आपने कि ये दोनों आंखों को इफेक्ट करेगा, दोनों आइज ही इन्वॉल्व होंगी। His visual acuity is 6/60 in the right and 6/36 in the left। ये बहुत कम, 6/60 बहुत कम विजन होती है, ठीक है।
ऑन एग्जामिनेशन मंसन साइन इज पॉजिटिव। देखा मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट में कोई फर्स्ट में कोई ऐसी बात करेगा कि जिस तरफ आप मूव कर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपके कोई ना कोई साइन लाजमी दिया होगा, ठीक है। ऊपर सीजर रिफ्लेक्स था तो यहाँ पे मंसन साइन आ गया पॉजिटिव। वो कह रहे हैं कि डायग्नोसिस क्या है, तो कैटोकोनस गिव फॉर ओक्यूलर साइंस। अब साइंस हमेशा पूछते हैं वो, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे हमें ऑल डॉपलर रिफ्लेक्स मिला, रेटिनोस्कोपी पे हमें सीजर रिफ्लेक्स मिला, इसके अलावा हमें जो है वॉक्स लाइन मिली स्लिट लैम्प पे, उसके अलावा हमें फ्लैशर रिंग मिली हमें, ठीक है। ये आपने लिख देना है। बात नोट करनी है आपने कि सारे यंग पेशेंट आ रहे हैं इसके अंदर। A 20-year-old came to IOPD with history of frequent change of glasses। फिर वही बात कि frequent change of glasses हो रही हैं over the last 2 years। On examination you find cone shaped cornea। तो cone shaped cornea किस में होती है, keratoconus के अंदर। तो आपने टेस्ट कौन से करनी है, जो कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस, आपने लिखना है कि ऑफ्थेल्मोस्कोपी करेंगे हमें ये साइन ऑल डॉपलर रिफ्लेक्स मिलेगा, रेटिनोस्कोपी करेंगे तो हमें सीजर रिफ्लेक्स मिलेगा जो कि इरेगुलर होता है, कैटोमेट्री करेंगे तो हमें इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म मिलता है, हम प्लास्टोडिस करेंगे तो उसमें कॉर्नर रिफ्लेक्स की डिस्टॉर्शन हो सकती है, हमें मंसन साइन मिल सकता है, हम स्लिट लैम्प करेंगे तो हमें वॉक्स लाइन और फ्लैशर रिंग मिल सकती है। सारी बातें आप आराम से लिख सकते हैं। A girl is now in case of myopia। She is not comfortable with her contact lenses as well as glasses। सही है। तो ये पेशेंट जो आते हैं ये मायोपिया वाले ही होते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि ये जो कॉर्नर्स होता है, क्योंकि मायोपिया कब होता है, जब आई की जो लेंथ है वो इस तरह अगर बड़ी हो जाए, ठीक है, आगे की तरफ बड़ी हो जाए तो इससे मायोपिया होगा। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी कैटोकोनस हो रहा है कॉर्निया का, तो इसकी वजह से मायोपिया ही होगा। तो अब वो कह रही हैं कि वो लेंस से भी सही कंफर्टेबल नहीं है, ग्लासेस से भी कंफर्टेबल नहीं। इसका मतलब ये है कि उसके फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रही हैं रिफ्रैक्टिव पावर। शी ऑल्सो गिव द हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज इन पावर ऑफ हर ग्लासेस, ठीक है, और रेटिनोस्कोपी देयर सीजर रिफ्लेक्स। तो उन्होंने पहले पॉइंट बता दिया कि उसकी जो है वो बार बार चेंज हो रही है ग्लासेस, साथ बता दिया उन्होंने कि सीजर रिफ्लेक्स आ गया, तो कंफर्म होगी कैटोकोनस। साइंस फिर पूछ लिया उन्होंने, तो मैं ये बार बार कह रही हूँ कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। क्वेश्चन नंबर 5 है, A 20-year-old girl present with decreased vision in both eyes। There's history of frequent change in refraction। फिर वही बात, यंग गर्ल है, साथ उसको बार बार चेंज हो रही है, तो कंफर्म है कैटोकोनस। ऑन एग्जामिनेशन वी लिक्विड 6/60 इन राइट आई एंड फिंगर काउंट एट 2 मीटर्स इन लेफ्ट आई। तो ये बहुत ही कम विजन होगी उसकी। देयर इज अ पॉजिटिव मंसन साइन एंड डिक्रीज थिकनेस ऑफ कॉर्निया ऑन बोथ साइड्स। सो मंसन साइंस ने देखा आपने हर क्वेश्चन में साइन उसने लाजमी दिया है, और डिक्रीज कॉर्निया थिकनेस ऑन बोथ साइड्स का मतलब ये कि वो बल्ज कर गई। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया है उन्होंने कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। सो आपको मैंने पैथोफिजियोलॉजी करवाई थी, जो तो ही मैं लिखी हुई है ये, जो कि मैं नहीं लिखी हुई, कि उन्होंने कहा था कि डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एंड कोलेजन टिश्यूज़ की, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो जाती है बेस में मेम्ब्रेन के अंदर, एपिथेलियम के अंदर, ठीक है, और इसकी वजह से डीजनरेशन हो जाती है स्ट्रोमा के कोलेजन फाइबर्स के अंदर भी। इन सब की वजह से डीजनरेशन होने की वजह से वहाँ पे थिनिंग हो जाती है कॉर्निया की। थिनिंग होने की वजह से जो कॉर्निया है वो बल्ज कर जाती है, वो फॉरवर्ड मूव कर जाती है, और इसकी वजह से मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म डेवलप हो जाता है। ये आपने इसके अंदर मेंशन करना है। व्हाट इन्वेस्टिगेशंस विल यू परफॉर्म, तो इन्वेस्टिगेशन सेम वही हैं। सो बच्चों ये पेपर है 2021 का। लुक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। अ 30-year-old फीमेल presents with watering and epiphora in the right eye। On examination there is ciliary congestion and fluorescent staining, shows an irregular line of staining having a tree branch pattern। so इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने कह दिया है कि जब फ्लोरेसेंट स्टेनिंग की हमने तो ट्री ब्रांच अपीयरेंस हुई है उसको। बाकी उन्होंने कोई हिस्ट्री नहीं दी, कुछ भी नहीं बताया कि उसकी इम्यूनिटी लो हुई है नहीं हुई, नथिंग एल्स। इस सब की वजह से जो है काफ़ी बच्चों की डायग्नोसिस गलत हुए ये वाले, लेकिन आई होप कि सबके ठीक ही होंगे, लेकिन ये काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी सा था तो बच्चों ने थोड़ा सा मिक्स किया इसको। लेकिन आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी ब्रांचिंग पैटर्न हो या ट्री ब्रांच की पैटर्न हो, जब भी इस तरह का सिनेरियो आए, सो आपने कुछ भी नहीं सोचना कि ट्री ब्रांच, बस ये देखना है कि फ्लोरेसेंट किया है, स्टेनिंग किया है, ट्री ब्रांच हो या ट्री हो, या फिर अगर ब्रांचिंग पैटर्न हो तो कंफर्म है ये कि हेरपेटिक है।
इन्होंने पूछा है कि डायग्नोसिस क्या है और उसकी ईटियोलॉजिकल एजेंट क्या है। आपने डायग्नोसिस में लिखना है डेंड्रेटिक कोनियल अल्सर। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ब्रांचिंग पैटर्न हो, ट्री ब्रांचिंग पैटर्न हो या सिर्फ ब्रांचिंग हो तो ये कंफर्म होता है कि डेंड्रेटिक कोनियल अल्सर है। उसके बाद ईटियोलॉजिकल एजेंट कौन सा होगा इसका होगा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इनमरेट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन, तो आपने कॉम्प्लिकेशंस लिख देनी है कि इसके अंदर ओपेसिटी डेवलप कर सकती है, ठीक है, इसके अंदर परफोरेशन हो सकती है, सिकाट्रिक्स हो सकती है, इसके अलावा इसकी जो कॉर्निया की सेंसिटिविटी है वो जा सकती है, और इसके अलावा आपने बताना है कि डिजीफॉर्म कैटाइटिस भी इसके साथ हो सकता है, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है आपने इसमें ऐड कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट का। तो आपने ट्रीटमेंट और इसका मैनेजमेंट जो है वो आपने लिख देनी, जो कि हमने की है, एंटीवायरल वाली, एट्रोपिन वगैरह सब कुछ जो हमने की थी वो कर देनी है।